वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इस बार बहुत डिफरेंट माना जा रहा है क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि पुराना जैसा जिस तरीके का माहौल होता था, ममता दीदी, खेला हो बे, ये सारे स्टेटमेंट्स इस बार आ नहीं रहे हैं। इस बार जो नारे लगते थे वो लोगों को समझ नहीं आ रहे। पर ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों का दिमाग सिर्फ बीजेपी की तरफ बढ़ गया है, पर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 20 से 30 लोगों को पता ही नहीं है कि वो वोट भी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे कल। जी हाँ, हम सबको पता है कि बंगाल का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होने वाला है, जिसकी वोटिंग की प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है। रिजल्ट 4 मई को आएगा और उसके बाद से बंगाल में किसका खेला होवे ये पता चलने वाला है। लेकिन आइए बात करते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर क्या-क्या चीजें बहुत डिफरेंट है और इस एक एसआईआर के चक्कर में किस तरीके से बंगाल के अंदर इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं और उतना ही नहीं, एक एक्चुअल में एक कहते हैं ना कि एक कंफ्यूजन आ चुका है जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होने वाला है। सो बेसिकली बंगाल के अंदर हो क्या रहा है अभी, हम सबको पता है कि बीजेपी ने अपनी सारी नीतियां बंगाल के अंदर चेंज कर दी। बीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू की वो तो खैर सब जगहों पे थी, पर बंगाल के अंदर बहुत डिफरेंट हिट हुई। नॉर्मली बीजेपी हमेशा ही ये करती है कि अगर किसी ने उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट्स दिया है तो उस पर पलटवार करती हैं, पर इस पूरे इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के ऊपर एज सच बहुत ही ज्यादा उनकी प्रोफाइलिंग वाइज उनके ऊपर बहुत कमेंट्स नहीं किए, डायरेक्ट कमेंट्स नहीं किए। हमेशा बंगाल के डेवलपमेंट पे बात की और वो आएगी तो क्या क्या होगा इस पर ज्यादा फोकस किया। दूसरी ओर जब हुमायूं कबीर का पूरा वीडियो निकला, जहां पर एसोसिएशन निकली बीजेपी के साथ कि हुमायूं कबीर ने कुछ 100 करोड़ के आसपास रुपए बीजेपी से लिए हैं, ये वीडियो जब टीएमसी ने निकाला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बावजूद भी बीजेपी ने आज सच टीएमसी को कुछ भी नहीं बोला। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि बीजेपी के अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के हमारे, वो बंगाल में 15 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज सच कोई बड़ी रैलियां नहीं की। आज सच कहीं वो बहुत वोकल नहीं दिखाई दिए। आज जाके उनकी स्पीचेस बाहर आई हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना एक वॉर जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वॉर जोन के अंदर उन्होंने अपने सेट ऑफ लोगों को रखा है जिसके तहत लोग उसके आगे पूरी इस पूरे इलेक्शन को ऊपर से मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार बंगाल के इलेक्शन में बहुत डिफरेंट तरीके की चीजें की, लेकिन उन सब से ऊपर एक चीज है जो इस पूरे इलेक्शन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है और जिसकी वजह से एक वेव नहीं आ रही है, ममता ममता ममता। बस हम सबको पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी 3 बार सीएम रह चुकी हैं और अगर इस बार भी वो जीती तो चौथी बार होगा, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। सो बेसिकली एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से सबसे पहले 90 लाख वोटर्स निकले थे। 90 लाख में से 60 लाख वोटर्स को एक मौका दिया गया जिसके अंदर वो लोग ये बता सकते हैं कि कैसे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, सब कुछ है वो रेलिवेंट है, इसीलिए वहां पर उनको रखा गया। अब उस प्रक्रिया के थ्रू करते करते फिर से आप मान लीजिए कि करीब 90 लाख में से फिर 60 लाख लोगों को उधर ही उनका समीकरण करके खत्म कर दिया, उनको निकाल दिया गया या फिर उनको उनका जो भी आगे के केस को विड्रॉ कर दिया गया, आगे के लिए रख दिया गया, डिले कर दिया गया। उसके बाद से आए 20 से 30 लाख लोग। अब इनकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब इन सब में से कितने लोग कल वोट कर पाएंगे, कितने लोग नहीं वोट कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम पर। देखिए, इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया के थ्रू एक चीज तो बहुत है कि हमें पता है कि चलिए बांग्लादेशी मुस्लिमों को तो हटाया ही गया, पर साथ में जितने भी जो वो है आपके स्टेट है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से ज्यादातर वोटर्स को हटाया गया, जिससे ममता बनर्जी को वोटिंग इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। ममता बनर्जी की जो बहुमत में सरकार आती थी वो तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी, पर साथ ही साथ बीजेपी को भी इश्यूज होना शुरू होंगे। क्योंकि देखिए ऐसा हुआ है कि अगर एक फैमिली में 4 लोग रह रहे हैं तो बाप का और उनकी बीवी का आ गया है, लेकिन बच्चों का नहीं आ पाया है। किन्हीं जगहों पे बच्चों का आ गया है, बाप और बीवी का नहीं आ पाया है, तो इस चक्कर में बहुत दिक्कत होना शुरू हो गई है। इस चक्कर में काफी हद तक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के लोग इस एसआईआर के वेव से इतना ज्यादा एक झोंके की तरह इसमें फैले रह गए कि उनको समझ ही नहीं आया कि इलेक्शन में होने क्या वाला है। मतलब जब उनकी प्रक्रिया शुरू हुई एसआईआर की, पूरे बीजेपी ने उनको कंप्लीटली इसके अंदर इंग्रॉस रखा, उसके बाद से अपनी कैंपेनिंग करना शुरू कर दी। दूसरी ओर टीएमसी में इतनी तरीकों की बातें चल रही थी, टीएमसी में एज सच अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के अलावा कोई और लीडर सामने ढंग से आ ही नहीं पाए, तो उस चक्कर में कुछ चीजें सामने आई ही नहीं। इस पूरे प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज कंफ्यूजन में ही रह गई। कोई एसआईआर के पीछे पड़ा है, कोई एसआईआर के साथ है, कोई उसके अगेंस्ट है, कोई उसके सामने बात कर रहा है। तो इस पूरे बंगाल का इलेक्शन इस एसआईआर
एसआईआर के ऊपर ही आधारित था, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे स्टेट्स के जैसे नहीं, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने खुद बहुत कैंपेनिंग कर दी थी एसआईआर के खिलाफ, खुद बहुत ज्यादा इसके अंदर घुस गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक कलर का कोट पहने खुद ही एडवोकेट बनने निकल गई थी ममता बनर्जी, पर उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। और अब जब इलेक्शन का टाइम आ चुका है, तो आज मैं सुबह ही पढ़ रही थी लल्लन टॉप की और मैंने इंडियन एक्सप्रेस की जो पूरी रिपोर्ट देखी। इंडियन एक्सप्रेस एक आंकलन करने की कोशिश कर रही थी एसआईआर का, जिसके तहत उनको एक चीज समझ में आई कि मुस्लिम तो निकले ही हैं, पर हिंदू भी निकले हैं। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए ये पूरा का पूरा जो पावर गेम होने वाला है वो बहुत ईजी होने वाला है, नहीं, यहाँ पे मुश्किल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पर इधर बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, कांग्रेस या टीएमसी की नहीं है, यहाँ पर बात उन लोगों की है, वो बंगाली जो बहुत हद तक रेलिवेंट है, जो आज़ादी के टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास पासपोर्ट भी है। अगर उन लोगों का नाम भी इस प्रक्रिया के थ्रू में नहीं आ रहा है, तो वो एक दिक्कत है। किस तरीके से गवर्नमेंट आगे जाके इन सब चीज़ों को सॉल्व करने वाली है, उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वोट करना एक इंसान की बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, हमें मिलनी ही चाहिए, और जिसके लिए आगे चल के काम होना ही चाहिए। खैर, जो दूसरी रिपोर्ट है लल्लन टॉप की, उसमें हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की रिपोर्ट्स पढ़ी, जिसके अंदर हमने देखा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें इस टाइम पर, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मेरे यहाँ पे मेरे बड़े भाई ने केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, उसके बावजूद भी उनको बिल्कुल जॉब्स नहीं मिल रही हैं। हमें सिक्किम, हमें और सारी जगहों पे जाना पड़ रहा है जॉब्स के लिए। और तो और कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए ममता दीदी ही आएंगी, हमेशा बंगाल में ममता दीदी ही रहेंगी। तो जब लोगों ने पूछा, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो ममता बनर्जी को आखिरकार तुम लाना क्यों चाहते हो यहाँ पर? तो उन्होंने बोला कि ये देख रहे मेरा मकान, ये कच्चा था, अब ये पक्का बन गया। मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर अगर बेसिक से भी बेसिक चीज अगर ममता बनर्जी ने प्रोवाइड कराई है, तो लोग उतने में ही खुश है। एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, ये हम सबको पता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ये हम सबको पता है, पर वहां पर घूसखोरी बहुत ज्यादा है। देखिए, देश के अंदर बहुत जगहों पे घूसखोरी है, पर बंगाल के अंदर एक्सेसिवली भरी हुई है। ये बात वहां के खुद के लोगों ने बताई। उन्होंने बोला अगर जॉब चाहिए तो घूस देना पड़ता है, अगर यहाँ पे ये काम कराना पड़ता है तो घूस देना पड़ता है। तो इस चक्कर में बंगाल की जो डेवलपमेंट है वो तो रुकी ही हुई है। साथ ही साथ इस इलेक्शन के अंदर बहुत चीजें सामने भी आई हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी को एक तरफ मिल सकता है, एक तरफ एक कॉन्फिडेंट बेल्ट है जो कह रहे बीजेपी को मिल जाएगा, पर एक तरफ एक जो सालों पुराना टीएमसी लॉयलिस्ट कॉन्फिडेंट बेल्ट है वो कहता है कि नहीं, टीएमसी को जाएगा। इस पूरे खेल में किसका गेम लगेगा और किसका खेला होवे, ये देखने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमने इलेक्शन रिलेटेड बहुत सी खबरें पहले से ही कवर करके रखी है, तो प्लीज इसे देखिएगा, ताकि आपको सही तरीके की आंकलन हो कि एक्चुअल में आपके देश दुनिया भर में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। जाने से पहले आप बेल आइकन जरूर हिट करके जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोबारा एक नए शो के साथ। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.